हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारी 23rd क्लास है, यानी कि 22 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारी क्लासेस एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने थियोरी नहीं भी पढ़ी है ना, तो अगर आप इस क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आप सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली सीरीज़ को देख रहे हैं उन्हें पता भी है, क्योंकि यहाँ पर हम हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स हमारा, वो क्या होता है? स्पाइरल होता है। आपसे क्वेश्चन ये सीटेट में बहुत बार पूछा हुआ है कि डेवलपमेंट स्पाइरल होता है या फिर लीनियर होता है। तो आप कहेंगे डेवलपमेंट होता है आपका स्पाइरल। स्पाइरल कहने का मतलब है एक बार आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, इस तरीके से होता है। और लीनियर क्या होता है? एक दिशा में हो रहा है। तो लीनियर कभी भी डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट होता है स्पाइरल। अब देखिए, लीनियर कहने का मतलब क्या है? कभी ऐसा आपने होता हुआ देखा है कि किसी मनुष्य का पहले बॉडी का एक ऑर्गन जो है डेवलप हो गया है, फिर दूसरा हो रहा है? ऐसा कभी नहीं होता है। कभी आपने देखा है कि जन्म के बाद जो है बच्चे का सबसे पहले हाथ लंबे हो जाएंगे, उसके बाद पैरों का नंबर आएगा, फिर उसके सर का विकास होगा एक एक करके? ऐसा नहीं होता है ना। जबकि बॉडी के हर ऑर्गन धीरे धीरे सभी ऑर्गन जो है डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में एक ही ऑर्गन डेवलप होगा। जैसे थोड़ा सा बच्चे का दिमाग का डेवलपमेंट होगा, थोड़ा बॉडी में आप हाथ है, पैर है, हार्ट है, इन सभी का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं जो डेवलपमेंट होता है हमारा स्पाइरल होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये जो स्पाइरल होता है, यानी कि एक बार आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है, इसको विकास के किस सिद्धांत से हम दर्शाते हैं? तो ये होता है फ्रेंड्स विकास का चक्रीय बढ़ोतरी। ठीक है, चक्रीय सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस तरीके से समझते हैं, स्पाइरल होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक कुछ क्वेश्चन ऊपर छूट गए हैं। ओके, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, करना तो है ही। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि तथा प्रयोगात्मक विधि में मूल अंतर यह है कि, आपको बताना है जो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि होती है और प्रयोगात्मक विधि होती है, उन दोनों के बीच में मूल डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। पहला है, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि अधिक वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल हर बच्चे को अलग अलग कराएंगे तो वहाँ पर भी तो वस्तुनिष्ठता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में साधारण प्रेक्षण होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित प्रेक्षण होता है। ये सही लग रहा है। वैसे हम अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि कई प्रकार की होती है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में कोई प्रकार नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि में चर का उपयोग नहीं होता है, जबकि प्रयोगात्मक विधि में होता है। ऐसा नहीं है, सभी विधियों में चर का उपयोग तो होगा ही, चर ही नहीं होगा तो आप प्रेक्षण किस चीज़ का करेंगे? तो इसका राइट आंसर हमको मिल चुका है, ऑप्शन 2, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि हमेशा साधारण प्रेक्षण होता है उसमें, जबकि जो प्रयोगात्मक विधि होता है उसमें नियंत्रित प्रेक्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली जीन पियाजे की थियोरी से पूछा हुआ है, और जीन पियाजे की थियोरी मैंने आपको बहुत बार अच्छे से करवाई है। थियोरी वाली क्लास में तो करवाई है, इवन मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम सीरीज़ कर रहे हैं, जहाँ भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता ही देती हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, एक बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप में व्यवहृत कर सकने में सक्षम है। अमूर्त रूप क्या होता है मैंने आपको समझाया हुआ है। अमूर्त, अभी हम इसको समझेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसमें तार्किक और अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं एवं एक वैज्ञानिक जैसा वो चिंतन भी कर सकता है। वह किस अवस्था से गुजर रहा है? देखिए, वैज्ञानिक की तरह चिंतन कर रहा है, और मैंने आपको बताया था ये होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और यहाँ पर आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन में नहीं दिया है। अब उसके बदले जो दिया है आप उस पर टिक करेंगे, क्योंकि देखिए अमूर्त चिंतन क्या होता है ना, चिंतन दो प्रकार का होता है, एक मूर्त और एक अमूर्त। अमूर्त चिंतन या अमूर्त विचार वो विचार होते हैं जैसे हमारे सामने में कोई वस्तु है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते,
वो चीज़ें सिर्फ हमारे कल्पनाओं में होती हैं, यानी कि हम उसको लेकर इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अभी आप इमेजिन कर रहे होंगे कि अभी मैं सीटेट की सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेकर आऊँगी या लेकर आऊँगा। अभी ये रियल में हुआ नहीं है, अभी आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ये होता है अमूर्त चिंतन। और मूर्त चिंतन होता है फ्रेंड्स जब हमारे सामने कोई वस्तु रखी हुई होती है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उसके बारे में अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो वो होता है मूर्त चिंतन। जैसे आपके पास सीटेट की बुक्स होंगी, आप उसको देखकर सोच रहे होंगे। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप देख रहे होंगे कि अच्छा इसका आंसर ये है, ये मुझे समझ में आ गया, यानी कि वो बुक आपके सामने में प्रेजेंट है, आप उसे देख भी पा रहे हैं, टच भी कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में जब आप सोचेंगे तो वो हो गया आपका मूर्त चिंतन। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि बच्चा अमूर्त चिंतन कर पाता है और वैज्ञानिक की तरह चिंतन कर सकता है। वैज्ञानिक कैसे चिंतन करते हैं? वैज्ञानिक जैसे किसी भी चीज़ की इन्वेंशन करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में उसका एक डेटा बना लेते हैं, यानी कि वो चीज़ उनके सामने नहीं होती है, वो बस इमेजिन कर करके उस चीज़ को जो है लास्ट में उसका इन्वेंशन कर देते हैं। और वैज्ञानिकों के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? जैसे कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये किस तरीके से होना चाहिए। और किसी चीज़ की जब वो इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं, तो वो स्टेप में करते हैं। जैसे सबसे पहले वो एक समस्या पकड़ेंगे, फिर उसके स्टेप्स देखेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर रिजल्ट तक आएंगे, इस तरीके से। तो बच्चा भी जो है वैज्ञानिक की तरह चिंतन कर सकता है, कह रहे हैं। और ये किस अवस्था में होता है? अब देखिए यहाँ पर ये 3 अवस्थाएं तो हो ही नहीं सकती हैं, ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है अमूर्त चिंतन या अमूर्त विचार जब भी पूछे वो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर आपसे पूछता कि मूर्त विचार, तो मूर्त विचार में ऑप्शन सही हो जाता मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमूर्त है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आकारी संक्रियाओं की अवस्था से। इसी को हम अमूर्त भी कह देते हैं। तो अमूर्त वैसे इसका शुद्ध नाम है, लेकिन यहाँ पर आकारी संक्रियाएं दिया है तो हम इसको ही टिक करेंगे, यही आपका अमूर्त भी होता है। देखिए मूर्त तो हो ही नहीं सकता, आप जानते ही हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बहुत छोटा होता है। संवेदी पेशीय अवस्था ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ जन्म के बाद सबसे पहली स्टेज ये होती है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो उतनी छोटी स्टेज में इन सभी चीज़ों के बारे में वो दिमाग नहीं लगा सकता है। ठीक है, वैसे आप इनको याद कर लीजिएगा। ये जीन पियाजे ने जो विकास के 4 स्टेप दिए थे वो ही हैं, जो 4 अवस्थाएं दी थी विकास की। कौन कौन सी थी? न्यूमोनिक याद कर लीजिए, SPCF। ठीक है, S फॉर सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था, P फॉर प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, या इसको कह देते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या आकारी संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, चक्रीय बढ़ोत्तरी वाला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रीय बढ़ोत्तरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? अब देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी वाइगोत्स्की का नाम आ जाए और ऑप्शन में आपको 3 चीज़ें मिल रही हों, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी मिल रही हों, अब आप लोग खुद भी इसको सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है। वो 3 चीज़ें हैं आपकी क्या? न्यूमोनिक से ही मैं आपको हमेशा याद करवाती हूँ ताकि जल्दी याद हो। S, C और L यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। जब भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन हो और ऑप्शन में दिख रहा है कि समाज, संस्कृति और भाषा को वो महत्व दे रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ये इन 3 ही चीज़ों को महत्व देते हैं, इससे अदर किसी चीज़ को महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अब आप अपने आंसर तक भी पहुँच गए होंगे। क्या होगा इसका आंसर? सिंपल है। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? सामाजिक अंतःक्रिया, वही जो आपको मैंने बताया, समाज, सोसाइटी। दूसरा सांस्कृतिक उपकरण, वही C फॉर कल्चर, संस्कृति। एंड थर्ड है भाषा, वही SCL, L फॉर लैंग्वेज, भाषा। तो ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख गए हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फ्रेंड्स आप क्वेश्चन की सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ से आपको मैं ट्रिक्स भी बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँचेंगे। अब ये जो पुनर्बलन वाली चीज़ें हैं ना, ये वाइगोत्स्की ने कही ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये सिर्फ 3 ही चीज़ों को महत्व देते हैं, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। तो नकारात्मक पुनर्बलन यहाँ से बाहर हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट। चलिए तो हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन हमको दिया है ऑप्शन 3 में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयु वर्ग के बालक में दल भावना का विकास प्रारंभ होता है? दल भावना मतलब होता है समूह की भावना,
इसे आप समझ सकते हैं एक लीडर की तरह रिएक्ट करना, ठीक है, या इसे समझ सकते हैं ग्रुप लीडर कह सकते हैं, किसी भी नाम से जान सकते हैं। दल मतलब होता है ग्रुप या समूह, ठीक है। तो ये जो दल भावना होती है ये किस स्टेज में बच्चे के अंदर आती है, आपसे ये पूछा है। पहला है 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, दूसरा है 6 से 12, तीसरा है 10 से 15 और चौथा है 15 से 20। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, ये वाली भावना बच्चे के अंदर पैदा होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, और इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। इस स्टेज में बच्चा जो है, बच्चे के अंदर समूह की भावना पैदा होने लगती है कि जैसे एक फ्रेंड सर्कल बनेगा, फ्रेंड्स का समूह होगा, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँगा। इस तरीके की भावनाएं 6 से 12 वर्ष की अवस्था के अंदर आती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका एनसीएफ 2005 से। ये सारे मैंने टेक्निकल टर्म्स आपको थियोरी में भी करवाए हैं, यहाँ भी समझाऊंगी। तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थियों का वह अनुपात जिससे अधिक का अनुपात विद्यालयी शिक्षा हेतु किसी भी अवस्था के लिए वांछित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है जो आपका 1:30, 1:35, 1:40 एंड 1:45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1:30, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। बाल विकास के सिद्धांतों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बाल मनोविज्ञान में ही आप देखेंगे, है ना, जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है हमारी, उसी के अंदर तो हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, इसीलिए तो उसका नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल बताइए। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब सभी साइकोलॉजिस्ट अलग अलग काल को बताते हैं, तो वैलेंटाइन मानते हैं कि ये जो शैशवावस्था होती है, यानी कि प्री नेटल पीरियड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर सीखने का आदर्श काल होता है ये, ठीक है, इनके अनुसार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशार्क परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। पहला है, रोशार्क परीक्षण एक अभिकृत्यात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। दूसरा है, रोशार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप में नैदानिक जांच करता है। तीसरा है, यह व्यक्तित्व के बौद्धिक और अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है। एंड चौथा है, इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर वस्तु जैसे प्रणोदन, आवश्यकता, स्वकल्पना, कुंठाओं इत्यादि को उजागर करता है। तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये भी सही है कि दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन करता है, और ये भी सही है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो सेकंड वाला सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावशाली शिक्षण। प्रभावशाली शिक्षण में क्या चीज़ें समाहित होती हैं। पहला है, छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ऑब्वियसली छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताएं तो ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी तो वो शिक्षण प्रभावी होगा। दूसरा है, पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। तीसरा है, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। और चौथा है, कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन। देखिए, जहाँ भी आपको दिख जाए कि कठोरता अपनाई जा रही है, या फिर बच्चों को नियंत्रित किया जा रहा है, या फिर पूरे क्लासरूम को नियंत्रित किया जा रहा है, तो वो आपका कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ होती है फ्रेंड्स। कभी भी क्लासरूम को आपने कठोर नहीं बनाना है। कठोर बनाने का मतलब है रिजिड आपने क्लासरूम बना दिया, रिजिडिटी आप फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सख्ती से स्टूडेंट्स के साथ आप पेश आ रहे हैं, वो होता है कठोर कक्षा कक्ष। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चों को आपने प्यार से पढ़ाना है। यही तो कहता है एनसीएफ 2005, यही कहता है हमारा एनईपी 2020, यही कहता है एनसीएफ 2022, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। यही कहता है आरटी 2009, तो उसमें इन सभी चीज़ों की बात हुई है, ठीक है। तो कठोर कक्षा कक्ष कभी नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ कठोरता से बिहेव नहीं करना है, बल्कि प्यार से बच्चों को समझाना है। लचीलापन होना चाहिए। देखिए, छात्र संवाद हेतु लचीलापन कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर लचीलापन मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जब जैसी सिचुएशन आए बच्चा उस तरीके का बन जाए, यानी कि हर सिचुएशन में ढल जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, इवन सभी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सामाजिक भी होते हैं, अकेले रहना भी पसंद करते हैं, वो बड़ों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, वो जो हमारे दादा दादी होते हैं उनके साथ भी घुल जाते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके साथ भी घुल मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है, ऐसे बच्चों के अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उनके सामने जब जैसे सिचुएशन आए उसको लेकर वो खुद को ढाल लेते हैं, वो भी सकारात्मक रूप से, पॉजिटिवली ढाल लेते हैं, ठीक है।
और कुछ बच्चे क्या होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, अगर उन्हें समाज में जाना पड़ गया उनको, तो वो वहाँ पर खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, खुद का समायोजन समाज के साथ नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा मन करता है कि कब मैं यहाँ से उठूँ और अकेले बैठूँ, कब मैं यहाँ से उठ करके अपने रूम पे जाऊँ और अकेले बैठूँ, क्योंकि वो सामाजिक नहीं हो पाते। तो ऐसे बच्चों के अंदर लचीलापन नहीं आता है। तो इसीलिए प्रभावी शिक्षण, यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो एज अ टीचर आपका काम है कि बच्चों के अंदर लचीलापन पैदा करना है, ताकि हर सिचुएशन में बच्चा खुद को ढाल पाए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, छात्र संवाद हेतु लचीला समूह बनाना। सेकंड है पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना। जी हाँ, आपने पढ़ा है ना, जहाँ पर हमने बात करी है बाल केंद्रित शिक्षा की। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, जो छात्र होता है वो हमारा केंद्र में होता है। ठीक है, और छात्र केंद्र में होना कहने का मतलब है कि छात्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना, उसकी नीड के अनुसार पढ़ाना, उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाना, यानी कि छात्र की सारी इच्छाएं आपने ध्यान में रखते हुए छात्र को पढ़ाना है। और उसके अंदर आकलन भी आएगा और आपका पाठ्यचर्या भी आएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल आपने अपना पूरा करिकुलम तैयार करना है। ठीक है, जैसे आपका जो फ्राइडे या सैटरडे होता है उस दिन आपको स्पोर्ट्स रखना चाहिए स्कूल में। क्यों? क्योंकि छात्रों की रुचि स्पोर्ट्स में ज़्यादा होती है, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार सारी चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। ठीक है, फर्स्ट है छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। जी हाँ, भावनात्मक आवश्यकताएं क्या होती हैं फ्रेंड्स? जो हमारे भाव हमारे मन से पैदा होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं किसी से प्रेम करना, किसी को देखकर डर लगना या भय पैदा हो जाना। ठीक है, क्रोध आना। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सहनशील होते हैं, कितनी बड़ी बात आ जाए उनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। तो ये सब हमारे अंदर के भाव हैं। ठीक है, जो कि हमको थोड़े बहुत समाज से भी मिले होते हैं और थोड़े बहुत आनुवंशिकता से भी मिले होते हैं, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है हमारी भावनाओं पर। अब भावनाओं को कंट्रोल करना आना चाहिए, ये तो आप मानते हैं, है ना। तो व्यक्ति की यानी कि छात्रों की उन्हीं भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे की रुचि नहीं है, रुचि भी तो एक तरीके का भाव है, यानी कि बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का, तो आप उसे पढ़ाकर क्या करेंगे? ज़बरदस्ती पढ़ा तो देंगे, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठेगी ही नहीं, क्योंकि उसकी रुचि ही नहीं है। तो आपने बच्चों को जो चीज़ें भी पढ़ानी है उसके प्रति पहले बच्चों के अंदर रुचि पैदा कीजिए। ठीक है, तभी बच्चों को पढ़ाना है। इसीलिए पढ़ाते समय ये जो भावनात्मक चीज़ें हैं इनका भी ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का दिल और दिमाग दोनों चीज़ पढ़ाई में होनी चाहिए। दिल आपका किसके अंदर आ गया? भावनात्मक आवश्यकता के अंदर आ गया। और दिमाग किसके अंदर आ गया? दिमाग आ गया संज्ञानात्मक आवश्यकता के अंदर, यानी कि कॉग्निटिव, दिमाग वाली जो चीज़ें होती हैं। जब बच्चे का दिमाग और दिल दोनों चीज़ें पढ़ाई में होंगी तभी जाकर वो पढ़ाई क्या होगी? सक्सेसफुल होगी, और वो शिक्षण क्या होगा? प्रभावशाली होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बच्चों को ही नहीं, इवन हर व्यक्ति को जो पृथ्वी में आ गया उसे हर तरीके से फिट रहना है। शारीरिक रूप से भी फिट रहना चाहिए, मेंटली भी। भले ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं रह पाते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए। और ये काम स्कूल में होता है शिक्षक का कि बच्चों के अंदर ये सारे गुण डेवलप करने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने देखा ऑप्शन 1 भी सही है, सेकंड भी सही है एंड थर्ड भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जहाँ पर हमको दिया है 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है? देखिए पियाजे के क्वेश्चन है। पहला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद कीजिए, अभी मैंने न्यूमोनिक याद करवाया था ना, SPCF, F लास्ट वाला फॉर्मल ऑपरेशनल, उसी को बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें विशेषता है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच। ये तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इस स्टेज में बच्चा वैज्ञानिक की तरह सोचने लगता है। और ये जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है, यानी कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच है, ये इसी स्टेज में बच्चे के अंदर आती है। किसी भी चीज़ के लिए वो तर्क लगा पाता है। कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका रीज़न ढूंढ पाता है। साथ ही साथ उसके दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चन आने लगते हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है, इसका क्या रीज़न है। और जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं होती हैं उसके बारे में भी वो सोच पाता है, कल्पना करता है। इमेजिनेशन पावर यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो इस स्टेज में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, और सही युग्म ही आपसे पूछा है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, आपने देख लिया। और ऑप्शन अब सही नहीं होंगे क्योंकि हमें अपना रियल आंसर पहले ही मिल चुका है। फिर भी अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं।
संवेदी चालक अवस्था, ये कौन सी अवस्था है? सबसे पहली वाली, SPCF में जो S है, सेंसरी मोटर, संवेदी गामक या संवेदी चालक अवस्था कहते हैं। कह रहे कि इसमें प्रतीकात्मक सोच पैदा होते हैं। इसमें प्रतीकात्मक सोच कैसे पैदा हो जाएंगे, जबकि इस स्टेज में तो बच्चा जन्म के बाद की पहली अवस्था है, इतनी जल्दी उसके अंदर ये चीज़ें पैदा नहीं होती हैं। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें संरक्षण का गुण आ जाता है। कह रहे हैं देखिए इस स्टेज में बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण नहीं आता है, बल्कि ये जो संरक्षण का गुण है ये आता है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में। SPCF में आपने जो C पढ़ा है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक, उसके अंदर आता है संरक्षण का गुण। कहने का मतलब है संरक्षण। इस स्टेज में ये जो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होती है, इस स्टेज में बच्चा समझ जाता है कि ये जो दो बर्तन हैं, अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो इसमें सेम अमाउंट में चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हमने बॉटल ले ली जो 6 ml की है, फिर हमने एक इस तरीके का बाउल ले लिया, ये भी 6 ml का है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में बच्चा समझता है कि ये बॉटल जो है दिखने में लंबी है, तो इसके अंदर ज़्यादा वाटर आएगा, और ये दिखने में थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसके अंदर कम वाटर आएगा। ये चीज़ें बच्चे के अंदर कब डेवलप होती हैं? ये होती हैं पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में, यानी कि संरक्षण की कमी होती है पूर्व संक्रियात्मक में। ठीक है, लेकिन ये जो कमी है वो ख़त्म हो जाती है, और इस जो कॉन्सेप्ट को बच्चा समझने लगता है वो स्टेज आती है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर वो समझ जाता है कि शेप चेंज करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो ये इस स्टेज में नहीं आता है। इस स्टेज में संरक्षण की कमी होती है, ये भी बाहर हो गया। फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें कह रहे हैं अमूर्त तर्क लगाएगा। जी नहीं, मूर्त संक्रियात्मक में वो मूर्त चीज़ों के लिए तर्क लगाएगा। जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके लिए जब बच्चा सोचेगा, तर्क लगाएगा, तो उसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। लेकिन यहाँ पर अमूर्त बोला है, अमूर्त चीज़ों के लिए कब तर्क लगाता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, तो इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हैं। और अगर डिटेल थियोरी पढ़नी है तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लासेस देख सकते हैं। एंड यस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने CDP के हैंड रिटन नोट्स परचेज कर लिए हैं, वो भी बहुत ही कम प्राइस पर, क्योंकि कम प्राइस पर आपको अवेलेबल हो रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं नोट्स परचेज करना CDP के हैंड रिटन, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बहुत ही कम प्राइस पर नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है? समावेशी शिक्षा मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड करके, समावेश करके पढ़ाया जाता है। यानी कि स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता है, हर किसी की मदर टंग एक जैसी नहीं होती है, मातृभाषा जिसको कहते हैं, हर किसी की संस्कृति एक जैसी नहीं होगी, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होगा, तो अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं। तो उन सभी बच्चों को स्कूल में बिल्कुल भी भेदभाव की धारणा से नहीं देखना है, उन सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाना है। यानी कि स्कूल से बाहर की दुनिया उन बच्चों की जैसी भी रही हो, स्कूल में आकर सभी बच्चों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को एक जैसी एजुकेशन देना। तो इसका मेन आधार क्या है ये पूछा है। भेदभाव बिल्कुल भी नहीं, भेदभाव तो इससे दूर होता है। समावेशी शिक्षा में भेदभाव नहीं करना है, अभी मैंने आपको बताया। रूढ़िवादिता ये भी नहीं करना है। रूढ़िवादिता मतलब होता है पुराने ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं, लड़के लड़कियों में भेदभाव करना। ठीक है, तो ये भी इसमें नहीं होगा। नामीकरण भी नहीं होगा। नामीकरण मतलब होता है बच्चों को अलग थलग कर देना, सेपरेट कर देना। जैसे लड़कियों का अलग ग्रुप बना देना, लड़कों का अलग ग्रुप बना देना, कहना कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ म्यूज़िक में अच्छी होती हैं, लड़के मैथ्स में ही अच्छे होते हैं, इस तरह की जो धारणाएं होती हैं। और साथ में बच्चों को जैसे ABCD ग्रेड दे देते हैं, ग्रेड के बेसिस पर उनको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का आधार होता है समता, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ समान रूप से एक्सेप्ट करते हुए पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाना भी है, और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ भी सभी बच्चों को एक जैसा एनवायरनमेंट देना है और सभी को एक नज़र से देखना है, यानी कि इक्वालिटी से देखना है। तो समता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि वह विद्यालय और व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं तथा पूरक शिक्षण चाहता है ताकि वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। यह कथन किसका है? अब ये तो आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए हैं। तो ये कथन किसका है? ये है फ्रेंड्स क्रिक का। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए अनुदैर्य दृष्टिकोण
यानी कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच को अपनाया है। पहला है ये मुर्रे है, ठीक है, दूसरा है पियाजे, तीसरा है कोहलबर्ग और चौथा है फ्रॉइड। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये दृष्टिकोण है, ये अप्रोच है मुर्रे का। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, इससे आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो कल भी आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा। और मैंने देखा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास पसंद आ रही है, तो आप सभी को थैंक यू सो मच। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मैं लेकर आऊँगी, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जिन्हें नोट्स परचेज करने हैं, मैंने आपको अभी नंबर बताया, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।